Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum guys, this is your host Alisa Shiraz and you are watching Literary Birds. So guys, as you know that nowadays I'm uploading lecture regarding the Rime of Ancient Mariner by Samuel Taylor Coleridge. Alhamdulillah, we have covered all 6 parts and now in today's video I'm going to discuss part 7, line to line text. हम लोगों ने पार्ट 6 में देखा कि फ़र्स्ट वॉइस और सेकंड वॉइस से जो था हमारा पार्ट 6 स्टार्ट हुआ था, जिसमें जब पार्ट 5 का जब एंड होता है तो मैरिनर को 2 आवाज़ें सुनाई देती हैं। एक वो जो आवाज़ उसे कह रही होती है कि ये वही है जिसने अल्बत्रोस को मारा था, जिसने ये जुल्म यानी ये बुरा काम किया था, और दूसरा कहता है कि नहीं, इसने तौबा कर ली थी और इसकी तौबा जो है वो कबूल की जा चुकी है। फिर हम पार्ट 6 में देखते हैं कि किस तरह यानी वो जो 2 आवाज़ें हैं वो आगे बातें करती हैं। वो उसको पहली आवाज़ उसको कहती है जो कि थोड़ी क्रूल नेचर की है कि यानी कैसे ये बोट जो है वो सेल कर रही है और किस तरह ये सारा जो है मामला जो है दोबारा से शुरू हुआ है। तो दूसरी आवाज़ उसको कहती है कि मैरिनर ने क्योंकि तौबा कर ली थी और जो उसके ऊपर ब्लेसिंग की गई है और यानी जो हज़रत मरियम है जिन्हें वो मैरी क्वीन कहते हैं, तो उसने उनके ऊपर अपना करम किया है, अपना यानी उनके ऊपर रहमत फरमाई है और जो है शिप जो है वो सेल करना शुरू हो गई है, जबकि कोई ब्रीज़ नहीं है, कोई विंड नहीं है, लेकिन जो है समुंदर जो है वो अपने रब के ताबे है और उसी तरह वो जो है काम कर रहा है। ठीक है, फिर हम लोग आगे देखते हैं कि पार्ट 6 में ही बात हो रही होती है कि जो है उसका स्पेल जो है वो ब्रेक डाउन हो चुका है और वो यानी आहिस्ता आहिस्ता जो है अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा है और जो फरिश्ते हैं उसको यानी हैंड्स अपने वेव करते हैं और उसको इस चीज़ का बताते हैं कि जो अब ज़मीन है वो करीब आने वाली है और जो उसकी परेशानी का टाइम है वो ख़त्म होने वाला है, ख़त्म हो चुका है। फिर हम लोग इसी तरह देखते हैं, यही कन्वर्सेशन होती रहती है और वो बताता है कि चाँद की जो चांदनी है उसमें जो है उसको उम्मीद की जो है किरण नज़र आ रही है और जो मुश्किल हालात थे वो जो है वो ख़त्म होते दिखाई दे रहे हैं। और फिर हम लोग एंड पे देखते हैं कि उसको यानी एक कश्ती दिखाई देती है जो कि मैरिनर यानी उस कश्ती में बैठ के अब आगे तक जाएगा, जो उसको उसके कंट्री तक पहुंचाएगी। कि वो यानी हैरान होता है देख के कि एक कश्ती आ रही है जिसमें एक पायलट है, उसका बेटा है और फिर वो एक हर्मिट जो है यानी गुड साउल जो दरवेश टाइप इंसान है वो भी उसको वहाँ मिलता है, यानी 3 लोग उसके हो जाते हैं। अब पार्ट 7 हम लोग स्टार्ट करते हैं, ये वहीं से हर्मिट का ही जो है ज़िक्र उसी से स्टार्ट होगा, फिर इंशाल्लाह ये हमारी एंशिएंट मैरिनर जो है वो ख़त्म हो जाएगी आज इंशाल्लाह। Bismillahirrahmanirrahim. This hermit good lives in the wood which slopes down to the sea. How loudly his sweet voice he rears. He loves to talk with mariners that come for a far country. और अब यहाँ वो दैट कम्स फ्रॉम अ फार कंट्री। अब यहाँ वो हर्मिट की बात कर रहा है जो कि एक यानी अच्छा इंसान है, नेक सीरत इंसान है, जिसे यानी दरवेश टाइप जो लोग होते हैं, ठीक है, और वो जंगलों में रहता है, ठीक है, और वो इसी तरह जो है समुंदर के आसपास जो है वो घूमता रहता है ताकि उसमें जब बोट्स वगैरह आती हैं तो उसमें वो यानी बैठकर तो इर्द गिर्द की जगहों पे चला जाता है। वो हमने देखा है पार्ट 6 में कि उसने बताया कि वो जिस तरह होते हैं ना उनके कुछ भजन टाइप और जो यानी कुछ रिलीजियस सॉन्ग्स होते हैं, तो वो जो है वो यानी गाता रहता है और वो कह रहा है हाउ लाउडली हिज स्वीट वॉइस ही हियर्स, यानी वो कितनी उसकी ऊंची आवाज़ और कितनी सुरीली और मीठी आवाज़ है जिसमें वो अपने जो है वो रिलीजियस सॉन्ग्स जो है वो हेम्स जो है वो गाता रहता है। ही लव्स टू टॉक विद मैरिनर्स दैट कम फ्रॉम अ फार कंट्री, जो वो मलाहों से बातें करके बहुत खुशी महसूस करता है जो दूर दराज मुल्कों से आ रहे होते हैं, ठीक है, एक लंबा सफ़र तय करके जो आ रहे होते हैं उनको भी यानी उनसे बातचीत करके उसको अच्छा लगता है, मलाहों को भी उससे बात करके अच्छा लगता है और उसको उनसे बात करके अच्छा लगता है। आगे अब वो उसकी बता रहा है कि यानी कितना वो अच्छा इंसान है। और सेकंड स्टैंजा, ही नील्स एट मॉर्न एट नून एंड एव, यानी इवनिंग एंड नून, और he hath a cushion plum, it is the most that holy hires the rooted old oak stump. अब यहाँ वो बात कर रहा है कि वो जो सुबह शाम दोपहर जो है वो इबादत करता है, बड़ा नेक इंसान है और उसके पास एक नरम सा कुशन है, ठीक है, मोस होता है काई,
और जो है इट इज़ द मोस्ट दैट होली हार्ड्स द रूटेड ओल्ड ओक स्टम्प, पुरानी बलूत की जो यानी एक स्टेम है जो यानी होती है स्टेम, उसको उसने बिल्कुल कवर किया हुआ है। यानी उसी इस क्वेश्चन का जो उसने डिस्क्रिप्शन दिए से वो बता रहा है कि वो बड़ा सूफ़ी टाइप आदमी है और बड़ा ही सादा और बड़ा ही नेक सीरत इंसान है, जो कि यानी उसके क्वेश्चन के ऊपर सब्ज़ रंग की काई भी लगी हुई है, लेकिन वो जो है बड़ा नेक सीरत और सादा सा इंसान है, उसको इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ़ एक यानी खुदा की तरफ माइल जो है वो इंसान है। आगे हम थर्ड में देखते हैं, द स्किफ बोट नियर्ड आई हियर देम टॉक वाई दिस इज स्ट्रेंज आई थ्रो वेयर आर दोज लाइट्स सो मैनी एंड फेयर द सिग्नल मेड बट नाउ। अब वो कह रहे हैं एक छोटी स्किफ बोट यानी छोटी कश्ती जो है वो करीब आ रही है। आई हियर देम टॉक, उसने उन्हें बातें करते हुए देखा। वाई दिस इज़ स्ट्रेंज आई थ्रो, अब वो यानी यहाँ फिर रिटोरिकल टेक्निक यूज़ हो रही है, क्योंकि क्वेश्चन कर रहा है ना जो हमारा ऑथर है वाई वेयर की बात कर रहा है, ठीक है। वो कह रहा है वाई दिस इज़ स्ट्रेंज आई थ्रो, वो कहता है अब यहाँ ये क्यों मुझे अजीब लग रहा है, क्योंकि मुश्किल हालात तो गुजर चुके हैं, जो एलिमेंट्स थे, जो सुपरनेचुरल एलिमेंट्स थे, वो तो अब नहीं दिखाई देने चाहिए, तो अब फिर से क्यों ऐसा कुछ अजीब सा दिखाई दे रहा है। वेयर आर दोज लाइट्स सो मैनी एंड फेयर, यानी जो छोटी कश्ती है ना उसके पास से बहुत रोशनी और यानी लाइट्स वगैरह निकल रही हैं। और वो कह रहा है दैट सिग्नल मेड बट नाउ, यानी जब फरिश्ते आए थे, जब ऊपर से जो यानी आगे पीछे ऊपर नीचे से जो फरिश्ते 200 उतरे थे उन साउल्स में, जो उन डेड बॉडीज़ में जाने के लिए, तब भी एक रोशनी हुई थी ना, हर फरिश्ते की अपनी रोशनी थी बहुत ज़्यादा, तो उसने उनको सिग्नल दिया था कि अब ज़मीन आने वाली है, उन्होंने अपने हैंड्स जो हैं वो वेव किए थे। तो वो कह रहा है वैसा ही सिग्नल क्यों मुझे नज़र आ रहा है बट नाउ, और अब तो मुझे यानी ब्लेसिंग मुझ पर हो चुकी है, मेरा मुश्किल टाइम ख़त्म हो चुका है, तो अब ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है, अब मुझे सिग्नल्स क्यों मिल रहे हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं, लेट मी जूम इट अ लिटिल बिट so that you may read it easily. Yes. Strange by my faith, the hermit said, and they answered, Note our cheer. The planks look wrapped, and see those sails, how thin they are and sure. I never saw out like to them, unless fortunes it were. अब वो जो है ना हर्मिट, उसको भी बहुत अजीब लग रहा है, उसको स्ट्रेंज लग रहा है कि वो कसम खाता है बाय माई फेथ कि यानी वाकई मुझे, हर्मिट कहता है मुझे भी बहुत अजीब लग रहा है, कुछ यानी अनएक्सपेक्टेड सा और कुछ अननेचुरल सा लग रहा है। और एंड दे आंसर नोट और चीयर, और वो यानी उन्होंने उन जिस तरह एक दूसरे को जब मैरिनर्स मिलते हैं ना, दूर से इशारा करते हैं, हाथ हिलाते हैं, यानी सिग्नल देते हैं एक दूसरे को, तो वो कह रहे हैं उन्होंने कोई खुशी का इजहार भी नहीं किया, उनकी कश्ती भी हमें नज़र आ रही है, लेकिन ऐसे अजीब से बिल्कुल चुपचाप से लोग हैं, ये ना उनको कोई खुशी हुई है हमें देखने की कि क्या अजीब सी क्यों लग रही है सिचुएशन। फिर आगे वो कहता है द प्लैंक्स लुक रैप्ड एंड सी दो सेल, यानी जो कश्ती की हालत है ना वो कुछ अजीब सी है, जैसे कश्ती जो है थोड़ी सी जिस तरह पानी में ज़्यादा देर रहने के बाद कोई चीज़ जो है यानी मुड़ सी जाती है ना, उसमें अजीब सा जैसे रैप हो रही हो दोबारा से। तो वो कह रहा है जो उनकी कश्ती थी ऐसे लग रही थी जैसे ना अब यानी मुड़ रही है अपने अंदर ही अंदर। हाउ थिन दे आर एंड शेयर, यानी कितनी खुश्क और कितनी पतले उसके कश्ती के जो हैं वो यानी जो पार्ट्स हैं वो हैं, और कितने ज़्यादा ड्राई हैं और कितने पतले हैं। आई नेवर सा आउट लाइक टू दैम, वो कह रहा है मैंने इस तरह से यानी इस तरह की हालत वाली कश्ती पहले कभी नहीं देखी। अनलेस प्रिचंस इट वर, यानी वो कहता है कि ये ऐसी तो जो हालत इस कश्ती की दिखाई दे रही है ना, ऐसी कश्तियाँ तो डूब जाती हैं, लेकिन फिर भी ये जो है अपनी जगह पे खड़ी हुई है, तो लाजमी इसमें कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ है, कुछ ऐसी अननेचुरल सी है, कुछ सुपर नेचुरल सी है, कि यानी कुछ डिफरेंट इसके अंदर है, कुछ डिस्टिंक्ट है ये बाकी चीज़ों से या बाकी कश्तियों से। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं brown skeletons of leaf that lag my forest brook along when the away toad is heavy with snow and the owl, यहाँ यानी जो होते हैं उल्लू के बच्चे, and the owl whoops to the wolf below that eat the she wolf's young। अब यहाँ वो कह रहा है ब्राउन स्केलेटन ऑफ लीव्स दैट लैग, अब जो जिस तरह पत्ते होते हैं और पत्तों के ऊपर से उनका जो ग्रीन कलर का सरफेस होता है वो ख़त्म हो जाए, तो किस तरह उनका यानी बारीक सा जो होता है यानी जो उनकी बारीक बारीक सी लाइनें होती हैं, वेन्स होती हैं, उसका ढांचा टाइप रह जाए, इस टाइप की यानी वो डिस्क्रिप्शन दे रहा है जिस तरह की वो जो कश्ती थी वो नज़र आ रही थी।
माई फॉरेस्ट ब्रूक अलोंग, यानी जो ब्रूक होती है वो नदी टाइप, जो यानी जो जंगल की जो नदी है उसके साथ साथ जो थी वो बोट जो थी ऐसे बिल्कुल इस तरह की शक्ल जो है वो पेश कर रही थी। व्हेन आईवे थ्रोड इज़ हैवी विद स्नो, और यानी आईवे होती है पत्ते जो बारीक जो स्टेम वाले पत्ते होते हैं ना, उसके ऊपर वो कह रहा है जैसे कोई स्नो जो है हैवी स्नो के साथ वो अटके हुए हों। एंड द owlet whoops to the wolf below that eats the she wolf's young। अभी यहाँ वो कह रहा है कि जो उल्लू हैं, उल्लू के जो बच्चे हैं वो जो हैं बेचारे डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, जैसे उन्होंने देखा हो कि जो वुल्फ है वो अपने ही बच्चे जो है वो ख़ुद खा जाती है। यानी इतनी खौफज़दा जो है उसने सुपर नेचुरल एलिमेंट भी यहाँ उसने यूज़ किया है कि इस तरह की अजीब सी जो चीज़ें देखने को नज़र आ रही हैं, और जो कश्ती है बिल्कुल ही यानी सुपर नेचुरल एलिमेंट के तौर पे उसने दिखाने की कोशिश की है, जिसके तख्ते भी मुड़े हुए हैं, और अगर इस तरह की जो कश्तियाँ होती हैं वो मोस्टली जो है वो डूब जाती हैं, और इसके बावजूद जो है वो किनारे पर खड़ी है। Dear Lord, dear Lord, it had a fiendish look, the pilot made reply। यानी ये वो कह रहा है कि यानी अपने लॉर्ड को मुखातिब करके कह रहा है कि अरब मुझे लगता है कि ये यानी कितनी इसकी दुश्मनाना और ख़ौफनाक शक्ल है। और पायलट भी आगे से रिप्लाई करता है, आई एम अफ्रेड, पुश ऑन सेड द हर्मिट श्योरली। अच्छा, एक चीज़ का आपने ध्यान रखना, अगर आपको RTC आ जाता तो आपने एक एक लाइन का तर्जुमा नहीं देखना, क्योंकि अक्सर इसमें राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर में मैंने इस चीज़ पे गौर किया कि दूसरी लाइन जो है वो तीसरी से जुड़ी है, तीसरी जो है वो चौथी से जुड़ी है। यानी अगर आप उन्हें अलहदा से समझने की कोशिश करोगे तो आपको कभी भी समझ नहीं आएगी। जिस तरह अब ये है, आई एम अफ्रेड पुश ऑन, तो यानी वो तो डरा हुआ है, वो कैसे पुश ऑन करेगा। असल में वो कह रहा है जो ऊपर वाली लाइन है, द पायलट मेड रिप्लाई आई एम अफ्रेड, तो वो पायलट कह रहा है कि मैं डरा हुआ हूँ। आगे से जो दूसरा बंदा है ये उसके साथ लाइन टच कर रही है, पुश ऑन सेड द हर्मिट चीयरली। जो हर्मिट है वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, क्योंकि वो एक दरवेश टाइप इंसान है, तो वो कह रहा है कि घबराओ नहीं, और यानी वो बहुत एनर्जेटिक है, और वो कह रहा है कि पुश ऑन यानी कैरी ऑन, तुम चलाते रहो कश्ती, देखते हैं आगे जाके क्या होता है। ठीक है, अगर आप इसको अलहदा से एक एक लाइन करके पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी। आगे देखते हैं, द बोट केम क्लोजर टू द शिप बट आई नोर स्पेक नोर स्टर्ड, द बोट केम क्लोज बीनीथ द शिप एंड स्ट्रेट अ साउंड वॉज हियर्ड। अब वो कह रहा है जो शिप थी वो कंटिन्यूसली जो थी आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रही थी, बट आई नोर स्पेक नोर स्टर्ड। अब वो कह रहा है ना वो बोला ना ही हिला, जो मैरिनर था। ठीक है, द बोट केम क्लोज बीनीथ द शिप एंड स्ट्रेट अ साउंड वॉज हियर्ड। जो शिप थी वो बिल्कुल यानी जो थी बिल्कुल उनके करीब आ गई थी, और उनको एक आवाज़ सी सुनाई दी। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट रंजा में देखते हैं, अंडर द वाटर इट रम्बल्ड ऑन, यानी जो पानी में जब कोई चीज़ एकदम से गिरे तो आवाज़ आती है ना, इस तरह की वो कह रहा है कि पानी के अंदर से एक आवाज़ आई, स्टिल लाउडर एंड मोर ड्रेड, यानी जो ऊंची ज़रा आवाज़ थी और खौफज़दा कर देने वाली थी। इट रीच द शिप, इट स्पिल्ड द बे, द शिप वेंट डाउन लाइक लेड। अब वो यानी शिप के बिल्कुल पास पहुंच चुकी थी दूसरी शिप, और उसमें से खौफज़दा आवाज़ें आ रही थी, और यानी थोड़ी ऊंची आवाज़ें आ रही थी। और उसने यानी जो बे होता है ना, यानी जो कॉर्नर होता है जो समुंदर का, जैसे साहिल के साथ ये जो रास्ता होता है उसको कहते हैं। इट स्प्लिट द बे, द शिप वेंट डाउन लाइक लेड, यानी वो जो था बिल्कुल उसके साथ साथ जो थी शिप चल रही थी, और वो बिल्कुल यानी उसके साथ जो थी बे के साथ लग गई। ठीक है, अपना यानी आते आते करीब आते आते जो थी वहाँ तक पहुँच गई। Stunned by that loud and dreadful sound which sky and ocean smote, like one that had been 7 days drowned, my body lay afloat, but swift as dreams myself I found within the pilot's boat। अच्छा जी, अब वो यहाँ कह रहा है कि मैं जो था बिल्कुल कहते हैं ना स्टन हो जाना, और वो बिल्कुल जो था मैरिनर जो था उसकी आवाज़ से खौफज़दा आवाज़ से एक जगह बिल्कुल दंग रह गया, और ऐसे हक्का बक्का रह गया। और वो कह रहा है विच स्काई एंड ओशन स्मोक, जो जैसे स्काई और ओशन जो है दोनों चीज़ें कोई शार्पली स्ट्राइक कर रही हों, like one that had been 7 days drawn, my body lay float,
जिस तरह अब 7 दिन उसने पीछे ज़िक्र किया था ना, छठे में या 5वें में, के 7 दिन 7 रात जो था वो उन्होंने, उनकी कश्ती जो थी वो सफ़र में थी। तो वो कह रहा है ऐसे लग रहा है जैसे वो सारे जो टाइम था ना वो डूब गया हो, ज़ाया हो गया हो। यानी अब वो सोच रहा है कि शायद ना अब जो है कोई बड़ी परेशानी आएगी। और वो कह रहा है सिर्फ जो मेरी बॉडी थी सिर्फ वही यानी तैर रही थी, वही यानी जो थी सिर्फ अकेले उसी की बॉडी जो थी वो बच गई थी। बाकी तो जो है ना सारा कुछ जो था वो यानी ख़त्म हो गया था। जितने भी 200 क्रू मेंबर्स थे वो भी सारे ख़त्म हो गए थे, और उनकी जो शिप थी उसका भी बेड़ा गर्क हो गया था। तो जो यानी वो कह रहा है सिर्फ मैं अकेला ही रह गया था। बट स्विफ्ट एज ड्रीम माई सेल्फ आई फाउंड विद इन द पायलट्स बोट। लेकिन वो कह रहा है फिर अचानक से ख्वाबी तौर पे मैंने अपने आप को पायलट की बोट में पाया। यानी ये जो पायलट और उसका बेटा और हरमट जब उसको मिले थे तब। आगे जी बात हो रही है अपॉन अ विल वेयर sank the ship. The boat spun round and round, and all was still save that the hill was telling of the sound. अब वो कह रहा है कि यानी अपॉन द विल वेयर सैंक द शिप, जो जहाँ यानी भंवर के करीब जब सॉरी भंवर के ऊपर जब उनका जो शिप था वो जो डूब रहा था, द बोट स्पन राउंड एंड राउंड, और जो बोट थी वो यानी बिल्कुल गोल गोल चक्कर की तरह घूम रही थी। एंड ऑल वॉज स्टिल सेव दैट द हिल वॉज टेलिंग ऑफ द साउंड। अब जो यानी सब कुछ जो था स्टिल था, और सेव दैट द हिल वी टेलिंग ऑफ द साउंड, और पहाड़ी के पास हम बिल्कुल वैसी ही जो थी आवाज़ सुन रहे थे। ठीक है। आई मूव्ड माई लिप्स द पायलट स्ट्राइक, यानी उसने जो थे ना अपने यानी जो मैरिनर है वो इस तरह की ना अजीबो गरीब सी बातें कर रहा है, डरा देने वाली। तो उसने अपने होंठों यानी होंठों को उसने जब कुछ बोलना शुरू किया तो पायलट ने चीख मारी। वो यानी डर गया, परेशान हो गया कि भाई ये कौन सा स्ट्रेंज सा इंसान है। उसको ना उससे डर लगने लगा मैरिनर से। तो आगे हम देखते हैं। एंड फेल डाउन इन अ फिट होते हैं ना दौरे, जो इंसान को जो दौरे पड़ते हैं। वो कह रहा है कि वो गश खा के और यानी घबरा के ऐसे उसको दौरा पड़ा और वो गिर गया। द होली हर्मिट रेज्ड हिज आई एंड प्रेड वेयर ही डिड सिट। अब यहाँ यानी कितना खौफजदा वो हॉरिबल स्टेंजा है ये कि मैरिनर की आवाज़ से, और क्योंकि मैरिनर बेचारा उसने इतनी परेशान कुन हालात में से गुजरा, 200 मरे हुए लोगों के दरमियान में वो बेचारा था, 7 दिन 7 रातें वो इतनी तकलीफ़ में उसने काटी। अकेला एक इंसान एक बिल्कुल बयाबान समुंदर के अंदर, बिल्कुल जहाँ ज़िंदगी का कोई तसव्वुर ही ना हो, और जिन भूत उसको आ रहे हों, फिर फरिश्ते उसने ऊपर से देखे कुछ, यानी उसको तो अजीबो गरीब ही सिचुएशन थी ना उसके लिए। वो तो ख़ुद भी बेचारा देखने में भी डरावना लग रहा होगा। तो जो है पायलट शिप का वो जो था वो गश खा के गिर गया, और जो हर्मिट था वो कितना यानी उसको दिखा रहे थे कितने अकीदे वाला बंदा, वो भी खौफजदा हो गया। उसने अपनी आंखें घुमाई और अपनी जगह पर बैठे बैठे ही उसने दुआएं पढ़ना शुरू कर दी। ठीक है। आगे नेक्स्ट स्टैंजा में देखते हैं। आई टुक द अर्ज द पायलट्स बॉय। वो कहता है कि यदि उसने जो चप्पू चलाना शुरू कर दिया मैरिनर ने, तो द पायलट्स बॉय हु नाउ डथ क्रेजी गो। जो पायलट का जो लड़का था वो भी बेचारा जो था ना एकदम से यानी परेशान हो गया, ऐसे दिमागी तवाज़ुन उसका एकदम खो गया। लाफ लाउड एंड लॉन्ग एंड ऑल द वाइल हिज आइज़ वेंट टू एंड द फ्रो। अब वो कह रहा है कि यानी वो हंसी ऊंची ऊंची उसने हंसना शुरू कर दिया, और लंबा लंबा हंसना शुरू कर दिया। एंड ऑल द वाइल हिज आइज़ वेंट टू एंड फ्रो, और उसने यानी उसकी आंखें जो थी ऐसे आगे पीछे हो रही थी, यानी अजीबो गरीब उसकी सिचुएशन हो गई थी। और वो आगे फिर वो कहता है हा कोथ ही फुल प्लेन आई सी द डेवल नोज़ हाउ टू रो। यानी अब वो जो है लड़का जो है वो ऊंची ऊंची हंस रहा है पागलों की तरह, और उसको कह रहा है कि कोथ का मतलब होता है बोला, और वो बोला कि यानी कितना अजीब है ना, कितनी अजीब बात है कि शैतानों को भी कश्ती को चलाना आता, सेल करना आता है बोट को। क्योंकि वो मैरिनर्स ने जो चप्पू से गाड़ी कह रही हूँ शिप जो है उसको सेल करना शुरू कर दिया था ना, तो वो यानी इतना अजीबो गरीब जो मैरिनर की जो बातें हैं और हरकतें हैं, और तो वो बड़ी खौफनाक किस्म की हैं, जिसकी वजह से ये सारा जो है मामला यानी ये सारा सीन क्रिएट हुआ। आगे हम देखते हैं। एंड नाउ ऑल इन माई ओन कंट्री आई स्टूड ऑन द फिल्म लैंड। अब वो कह रहा है मैं एंड नाउ ऑल इन माई ओन कंट्री, अब वो अपने यानी अपने मुल्क में पहुंच चुका है, और वहाँ जो है ज़मीन पर जो है उनकी कश्ती ने लैंड किया और वो वहाँ पहुँच गए हैं। द हर्मिट स्टेप्ड फोर्थ from the boat
एंड सीक्रेटली ही कुड स्टैंड। और अब वो यानी जो था हर्मट जो था उस पर खौफ की ऐसी दिखा रहे हैं, यानी उस पर इतना खौफ तारी हुआ हुआ है कि वो वहाँ पहुँच तो गए हैं लैंड पे, लेकिन वो बेचारा खौफ से बमुश्किल ही खड़ा हो पा रहा था, यानी इतना वो डरा हुआ था कि ये है क्या। पहले हमने कश्ती, जब से मैरिनर हमारी कश्ती में बैठा है तो हमने अजीबोगरीब कश्ती देखी जो यानी बिल्कुल जिसके जो तख्ते थे वो रैप हुए हुए थे, फिर भी वो अपनी जगह पे कायम थी। फिर वो देखता है कि मैरिनर कितना अजीबोगरीब इंसान है, तो यानी वो जो है वो परेशान। अच्छा जी, अब नेक्स्ट स्टेंजा जो है ना उसमें जो है मैरिनर वो कन्फेशन करना चाह रहा है, क्योंकि जो उससे जुल्म हुआ है, जो उससे सिन जो है वो कमिट हुआ है, वो उस चीज़ को यानी बड़ा उसके बारे में परेशान है, क्योंकि वो हर्मट जो है वो एक दरवेश है, एक नेक सीरत इंसान है, तो वो उसको लगता है कि शायद यही जो है मेरी कन्फेशन जो है करवा पाएगा। तो वो आगे से कहता है ओ श्राइव मी होली मैन द हर्मिट क्रोस्ड हिज ब्रो। अब जिस तरह जो क्रिश्चियंस होते हैं वो अपने चेस्ट के ऊपर क्रॉस का साइन बनाते हैं ना, तो इस तरह वो उसको कह रहा है कि ए मुकद्दस शख्स मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। जो हर्मिट होता है वो डर जाता है और वो फटाफट क्रॉस का निशान बनाता है अपनी चेस्ट के ऊपर। से क्विक कोथ ही आई डिड दे से, और व्हाट मैनर, हाँ यस, व्हाट मैनर ऑफ मैन आर थो। अब यहाँ थो का मतलब होता है यू, ठीक है, दी और तुम्हारा। और वो कह रहा है मैं आगे से हर्मिट उसे कहता है से क्विक, जल्दी से बोलो, यानी कोथ ही हर्मिट ने बोला मैरिनर को कि जल्दी बोलो। आई डिड दी से, वो आई बिड दे से व्हाट मैनर ऑफ अ मैन आर दो। अब वो यानी उसको कह रहा है, मैरिनर को कह रहा है कि तुम किस तरह के इंसान हो, यानी क्या मसला है तुम्हारे साथ, और असल में तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या मसला है तुम्हारे साथ, ठीक है। आगे वो कहता है फोर्थ विद दिस फ्रेम ऑफ माइन वॉज रेंच्ड का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ ज़्यादा, अजियत ज़्यादा काम, ठीक है। विद अ वोफुल एगोनी विच फोर्स्ड मी टू बिगिन माई टेल एंड देन इट्स लेफ्ट मी फ्री। अब वो कह रहा है कि फ़ौरन से, यानी उसने बोला कि मेरी जो अपनी बॉडी जो है वो अजियत में है, तकलीफ़ में है। विद अ वोफुल एगोनी, बहुत ही मुसीबत ज़दा जो अजियत है उसमें हूँ मैं। विद फोर्स्ड मी टू बिगिन माई टेल, जो कि यानी ये जो मेरी अजियत और जो मेरी तकलीफ़ है ना वो मुझे मजबूर करती है इस चीज़ पे कि यानी मुझे कंपेल करती है कि मैं वो स्टोरी सुनाऊं। और जब वो ये स्टोरी सुनाता है तो फिर उसको रिलीफ़ मिलता है, उसको सुकून मिलता है। यानी जब ये यानी वो सीन क्रिएट करना चाह रहा है कि जब वो मैरिनर कन्फेशन करता है और अपनी बुराई, अपनी यानी जो उसने उससे जो गलती हुई है, जब वो उस चीज़ को मानता है किसी दूसरे के सामने, तो उस दूसरे को भी मैसेज मिलता है ना कि अगर हम लोग नेचर के ख़िलाफ़ जाएंगे या हम इनोसेंट, कोई भी ऐसा इनोसेंट, चाहे बर्ड हो, चाहे ह्यूमन हो, चाहे एनिमल हो, अगर उसके साथ मिस ट्रीटमेंट करेंगे तो उसका हम लोगों को कितनी बुरी सज़ा मिलेगी। तो वो ख़ुद तो कन्फेशन करता है, लेकिन जिस इंसान को अपनी स्टोरी सुनाता है वो भी उससे एक मॉरल लेसन गेन करता है, ठीक है। तो वो कहता है, उसको हर्मिट को बताता है कि मैं अगर मेरे अंदर ये जो मुसीबत ज़्यादा तकलीफ़ जो है ये मेरे अंदर जो आती है एकदम से, वो तभी रिज़ॉल्व होती है जब तक मैं अपनी स्टोरी किसी को ना बता लूँ, जो पीछे सारा सीन था, जो यानी जो सारा इवेंट जो था क्रिएट हुआ जब वो अल्बाट्रोस को मारता है और उसके बाद जितनी भी परेशानियाँ उसको फेस करनी पड़ती हैं, ठीक है। आगे है Since then at an uncertain hour that agony returns, and till my ghastly tale is told, this hurt within my bone. अब वो कह रहे हैं since then at uncertain hour, यानी कोई एक बड़ा गैर यकीनी से वक्त में that agony returns, यानी उसका जो है उसको भी नहीं पता होता कि किस टाइम उसके अंदर एकदम से वो अजियत तारी हो जाए कि उसको ज़बरदस्ती किसी को रोक के तो अपनी स्टोरी जो है वो सुनानी पड़े। उसको नहीं पता कि वो जो गम और तकलीफ़ है और परेशानी है एकदम से कोई भी यानी ऐसा वक्त जो उसको नहीं पता अचानक से उसके ऊपर तारी हो जाता है, और वो until my ghastly tale is told, और वो यानी जो उसकी खौफज़दा और जिन्नों वाली कहानी है वो उसको सुनानी पड़ती है। the heart within my bones, यानी उसका जो दिल है वो ऐसे जलने लगता है और बड़ी शदीद तकलीफ़ में आ जाता है, और तब तक उसके दिल को सुकून नहीं मिलता जब तक कि अपनी वो हॉरिबल स्टोरी किसी को सुना नहीं लेता, ठीक है। आगे हम देखते हैं यहाँ से I pass like night from land to land, I have strange power of speak.
अब वो कह रहा है कि मैं जो हूँ दिन रात जो यानी गुज़रता हूँ रातों से, और लाइक नाइट रात की तरह फ्रॉम लैंड टू लैंड, यानी एक जगह से एक लैंड से दूसरे लैंड वो जाता है, सफ़र करता है। आई हैव स्ट्रेंज पावर ऑफ स्पीच, यानी अब उसके अंदर बोलने की एक ताकत आ गई है। उसको क्यों बचा लिया गया? उसको इबरत का निशान बनाने के लिए मैरिनर को बचा लिया गया। उसने यानी जब उसके ऊपर ब्लेसिंग तो कर दी गई क्योंकि उसने नेचर को एडमायर किया, स्नेक्स की तारीफ़ की, लेकिन उसको नेचर ने इसीलिए ज़िंदा रखा ताकि वो अपनी गलती से दूसरों की गलतियों को सुधार सके, ताकि उसको जो गलती उसे हुई और उसके बाद उसकी माफ़ी तलाफ़ी हुई, ताकि अपने जैसे जितने भी ब्रूटल जो लोग हैं या लोग जो वो उस तरह के लोग जो यानी कोई इतनी अहमियत नहीं देते स्मॉल क्रिएचर्स को, उनको अपना मैसेज सुना सके ताकि वो लोग भी जो हैं बेहतर हो सकें। ठीक है, हमें ये नहीं भूलना कि जो सैमुअल टेलर कॉलरिज हैं वो रोमांटिक एज के हैं, और रोमांटिक एज में जो था नेचर जो था उसको बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट रखा गया। नेचर पे बात होती थी कि यानी किस तरह इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के ख़िलाफ़ जो हम लोगों ने पढ़े हैं विलियम ब्लेक, उन्होंने कितना यानी उनको नापसंद किया, क्योंकि नेचर को डिस्ट्रॉय करके ग्रीनरी को ख़त्म करके जो बड़ी बड़ी मिल्स थी और इंडस्ट्रीज़ लगाई जा रही थी, और नेचर जो थी वो यानी तकरीबन उसको ख़त्म किया जा रहा था। और लंदन का जितना भी खूबसूरत जो यानी ग्रीनरी थी और जितने भी मेयडोज़ थे उनका बड़ा नुकसान हो रहा था। ठीक है, तो ये जो स्टोरी है, क्योंकि ये कॉलरिज भी रोमांटिक एज से हैं और नेचर को बहुत पसंद करते हैं, तो उन्होंने यानी यही बताया कि अगर आप नेचर के अगेंस्ट जाओगे तो आपको उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ठीक है, तो अब उसके अंदर ना एक बोलने की बड़ी ताकत आ गई है, यानी वो बहुत अच्छा बोल लेता है, और इतना अच्छा बोलता है कि लोग जो हैं उसकी बात मानने पर यानी मजबूरन उसकी बात उन्हें माननी पड़ती है। जिस तरह वो अपनी आंखों से हिप्नोटाइज़ कर लेता है वेडिंग गेस्ट को और उसको उसकी बात माननी पड़ती है, और यानी उसकी स्पीच में इतनी ताकत है कि इंसान जो है, हमने देखा कि जो यानी गेस्ट है, जो वेडिंग गेस्ट है, उसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहता शादी में। वो इतना इंस्पायर हो जाता है, इतना इंक्लाइंड हो जाता है उसकी तरफ कि वो यानी भूल जाता है कि उसको किसी शादी पे भी जाना था। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। दैट मोमेंट दैट हिज फेस आई सी आई नो द मैन दैट मस्ट हियर मी टू हिम माई टेल आई टीच। वो कहता है कि जब मैं जब उस हालत में होता हूँ कि जब मेरे पे एक कैफियत तारी हो जाती है और मुझे अपनी स्टोरी सुनानी ही पड़ती है लाजमी किसी को, कहता है मुझे पता है कि कौन सा इंसान मेरी स्टोरी सुनेगा, यानी वो सुन लेगा, तो मैं उसी इंसान को रोकता हूँ और उसे अपनी स्टोरी जो है सुनाना शुरू कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ आप एक चीज़ नोट करें कि वो ये यानी उसके ऊपर ये जो सिचुएशन तारी होती है उसके कंट्रोल में नहीं है, वो अपने कंट्रोल में रहता ही नहीं है, तो उससे कुदरत ये काम करवा रही है, यानी नेचर उससे ये काम करवा रही है। और उसको जो है यानी कोई ऐसा इंसान जिसको वो रोकता है, उसको पता है कि ये उसकी स्टोरी सुन लेगा। कुछ सुपर नेचुरली है ना, एक अजीब सा हमारी जो एक्चुअल लाइफ है या एक्चुअल वर्ल्ड है उसके बियॉन्ड एग्जिस्ट करती हैं ना ऐसी चीज़ें, जो आपको यानी आप एकदम से आपके अंदर एक जिन सा आ जाए और आपको कि भाई मैंने इसको स्टोरी सुनानी है, आप उसका हाथ पकड़ लो और उसको अपनी स्टोरी सुनाना शुरू कर लो, और वो भी इंसान 3 साल के बच्चे की तरह आपकी स्टोरी सुनना शुरू कर दे। कुछ अजीब ही है ना, स्ट्रेंज है। तो ये भी आपको चीज़ अपने जहन में रखनी है कि कुदरत उससे ये काम करवा रही है, और उसको इसीलिए बचाया। एक तो उसकी माफ़ी भी हो गई और दूसरा उसको इबरत का निशान बनाया गया, और ताकि वो दूसरे लोगों तक भी ये अच्छाई का मैसेज जो है वो पहुंचा सके। व्हाट्स लाउड uproar burst from that door, the wedding guests are there, but in the garden bowered the bride and bridemaid singing are। और ये आगे भी शायद इसकी 2 लाइनें हैं। and hark the little whisper bell which biddeth me to prayer। अब यहाँ वो बात कर रहा है कि जो ऊंची ऊंची हंगामा खेज़ जो आवाज़ें हैं, जिस तरह म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की होती हैं या जो ड्रम्स की होती हैं, यानी इस तरह की जो आवाज़ें जो यानी हंगामा खेज़ आवाज़ें आप उन्हें कह लो कि जो होती हैं वो आवाज़ें आ रही हैं। द वेडिंग गेस्ट आर देयर, और यानी काफ़ी सिर्फ वो अकेला तो नहीं था ना, काफ़ी वेडिंग गेस्ट हैं, तो वो सारे वहाँ पे यानी आ चुके हैं। और बट इन द गार्डन्स बोवर द ब्राइड, लेकिन जो है यानी जो ब्राइड है वो भी जो है वहाँ तक पहुँच चुकी है। एंड ब्राइड मेड सिंगिंग आर, जो यानी
जो ब्राइड के जो हैं यानी जो उसके लोग हैं, जो उसकी सहेलियाँ वगैरह और जो यानी लोग इर्द गिर्द हैं, वो सारे जो हैं उन्होंने गाने गाने शुरू कर दिए हैं। एंड हार्क द लिटिल विस्पर्स बेल, और जो घंटियाँ हैं इसी जो शादी पे जो यानी क्योंकि क्रिश्चियंस के अकॉर्डिंगली उनकी मेरे ख्याल से कोई घंटियाँ वगैरह होती हैं, वो जो हैं जिस तरह बजती हैं वहाँ चर्च वगैरह में, इसी तरह जो हैं वो बजना शुरू हो गई हैं। विच बिडथ मी टू प्रेयर, जो कि मुझे यानी पाबंद करती हैं कि मैं जो हूँ वो यानी जो प्रेयर करना शुरू कर दूँ, जो कि यानी एक उनके होते हैं कुछ यानी ग्रीटिंग्स शेयर करना या दुआएं वगैरह देना इस तरह, ठीक है। तो यानी वो वेडिंग गेस्ट जो है वो बता रहा है कि ये जो सारा काम हो रहा है और यानी शादी जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंच रही है, घंटियां बज रही हैं और दुआओं का वक्त आ रहा है जिस तरह जो दुल्हन और दूल्हे को दी जाती हैं। आगे जी हम देखते हैं, ओ वेडिंग गेस्ट द soul hath been alone on a wide, wide sea. So lonely it was that God himself scarce seemed there to be. अब यहाँ वो कह रहा है वेडिंग गेस्ट से, मैरिनर बात कर रहा है कि ओ वेडिंग गेस्ट दिस साउल हैड बीन, यानी जो देखें अब ये जो है इंटरलिंक हो रही है पहली लाइन दूसरी से, ठीक है। ओ वेडिंग गेस्ट दिस साउल हैड का मतलब है हैड, ये भी आर्किक वर्ड है, ठीक है। दिस साउल हैड बीन अलोंग ऑन अ वाइड वाइड सी, के वो कह रहा है वेडिंग गेस्ट को कह रहा है कि मेरी जो रूह थी यानी अकेली अलोन थी बिल्कुल इतने बड़े समुंदर के ऊपर, जो हद्दे निगाह समुंदर ही समुंदर था, वहाँ सिर्फ मेरी ही एक जो यानी साउल थी वो बिल्कुल अकेली थी। So lonely it was that God himself scarce seemed there to be, यानी मैं सिर्फ अकेला था। ऐसी इतनी खौफनाक ये सिचुएशन थी कि अगर खुदा भी होता तो वो भी जो है वो खौफजदा हो जाता, ठीक है। आगे जी हम देखते हैं, ओ स्वीटर देन द मैरिज फीस्ट इट इज़ स्वीटर फॉर टू मी टू वॉक टुगेदर टू द क्रिक विद द गुडली कंपनी। अब जो वेडिंग गेस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा एंशिएंट मैरिनर से इंस्पायर हो गया, एडमायर किया है उसने उसको बहुत ज़्यादा। आई थिंक ही इज़ फैसिनेटेड बाय द मैरिनर, क्योंकि उसने जो था उसने अपना कन्फेशन उसने कर लिया था ना, और उसने बताया कि मेरे से कितना जुल्म हुआ और वो गिल्टी है। इस वजह से वेडिंग गेस्ट जो है उसकी वजह से बहुत यानी उसको अच्छा इंसान समझ रहा है और उससे खुश है उसका दिल। तो कह रहा है ओ स्वीटर देन द मैरिज फीस्ट, वो कह रहा है कि मेरा मैरिनर से मुलाकात जो है, मैरिनर की जो स्टोरी सुनना मेरे लिए मैरिज फीस्ट से भी ज़्यादा अच्छा काम है। इट वाज स्वीटर फॉर टू मी, यानी ये मेरे लिए बहुत बेहतर हुआ कि मैंने तुम्हारी स्टोरी सुनी। उसको यानी ऐसे लग रहा है कि कोई ना जैसे उसको किसी ने कोई दावत दी हो, और यानी उन जिस तरह हम लोग अब इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, कोई हम लोगों को कोई अच्छी बात बताएगा कि या कोई इस तरह की डिस्कशन होगी जिससे हम लोगों का ईमान और मजबूत होगा, तो हमें वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। हमें यानी पता होगा कि यार ये तो दुनियावी चीज़ें हैं, अगर हम आखिरत के बारे में अगर कुछ हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है या हम उसके अकॉर्डिंगली अच्छा कुछ सीखते हैं, लर्न करते हैं, तो ऑब्वियसली हम लोगों को अच्छा लगेगा। तो वो कह रहे हैं ये मेरे लिए शादी की तकरीब को यानी पे जाने से बेहतर था, ये मेरे लिए अच्छा हो गया कि मैं यानी चुना गया इस बात के लिए कि मुझे एक मैसेज अच्छा मिले। टू वॉक टुगेदर टू द क्रिक, क्रिक आपको पता है चर्च, जो कह रहा है इसी तरह दोनों का मिल के चर्च तक का सफ़र करना विद द गुडली कंपनी, एक अच्छी कंपनी में मेरा इस तरह सफ़र करना किसी एक अच्छे इंसान के साथ, तो ये मेरे लिए एक वेडिंग फीस से भी ज़्यादा बेहतर चीज़ थी। टू वॉक टुगेदर टू द क्रिक एंड ऑल टुगेदर प्रे। अब ये देखिए रेपिटेशन हुई है, दो लाइनें जो हैं वो यूज़ हुई हैं सेम। वो कह रहा है चर्च के पास यानी दो लोगों के मैरिनर और वेडिंग गेस्ट का जाना, एंड ऑल टुगेदर प्रे, और दोनों ने मिलकर दुआ की। वाइल ईच ऑफ हिज ग्रेट फादर बेंस, जो कि यानी कि खुदा, वो दोनों अपने खुदा के आगे झुके, यानी जो भी उनके लॉर्ड्स होते हैं वो उन्होंने उनके आगे बेंड किया। ओल्ड मैन एंड बेब्स एंड लविंग फ्रेंड्स एंड यूथ्स एंड मिडन्स गे। अब यहाँ वो बात कर रहा है कि वो अपने खुदा के आगे झुके, ओल्ड मैन, बेबीज़ और दोस्त उनके, यानी जो यंग जनरेशन होती है वो, और मर्द औरत गे, यानी हर किस्म के जो लोग हैं वो उसको अपने जो हैं खुदा के सामने नील डाउन करते हैं, झुकते हैं और अपनी इबादत को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। आगे वो है जी, फेयरवेल फेयरवेल बट दिस आई टेल to thee thou wedding guest, he prayeth well who loved well both man and bird and beast।
अब जो ये जो लाइन है ना, ये जो 4 लाइन है, ये पूरा राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर का कंक्लूजन है, ठीक है। कैसे? क्योंकि उसने एक गुनाह किया, उसने नेचर को ये नेचर के साथ नाइंसाफ़ी की, उसने एक जो था हार्मलेस और एक इनोसेंट बर्ड को उसने स्ले किया, उसने उसको किल किया, यानी उसको बेफजूल बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर किसी मकसद के उसने उसको यानी मार दिया, जिसका उसको बहुत ही बुरा इंजाम भुगतना पड़ा और उसने बहुत सी परेशानियां फ़ेस की। असल में उसने इतना खौफज़दा नक्शा क्यों खींचा है कॉलरिज ने? सिर्फ इसलिए बताने के लिए कि शायद उसकी इन अल्फाज की वजह से ही कोई इंसान खौफज़दा हो जाए और उसको पता लग जाए कि नेचर के बियॉन्ड नहीं जाना, नेचर को साथ लेके चलना है। क्योंकि हम लोग जो हैं, एक इंसान की फ़ितरत नेचर के साथ ही जुड़ी हुई है। अगर आप किसी के साथ जुल्म करोगे तो आपके साथ भी जुल्म ही किया जाएगा, ठीक है। वो हम कहते हैं ना कि आप किसी के लिए गड्ढा खोदोगे तो यू विल हैव टू फेस दैट सेम थिंग। तो आप यानी अगर किसी इफ़ यू विल डिग अ होल फॉर समबडी, यू विल डेफिनेटली फॉल इन दैट स्पेसिफिक होल, ठीक है। तो वो ये सेम जो है, ये कंक्लूजन में आ जाएगी बात कि करो अगर किसी, इफ़ यू विल डू गुड यू विल हैव गुड, इफ़ यू विल डू बैड सो ऑब्वियसली यू विल हैव बैड। तो यही कंक्लूजन में आ जाता है। आपको इसके अकॉर्डिंगली जितनी भी बातें समझ आती हैं आपने सारी इसके अंदर डाल देनी है। तो वो यहाँ कह रहा है वेडिंग गेस्ट से अलविदा अलविदा वेडिंग गेस्ट, और वो कहता है कि ही प्रेथ वेल, उसने अच्छे से दुआ की, और वो कहता है उसी की दुआ कबूल होती है और उसी की सुनी जाती है जो इंसान से, परिंदों से, दरिंदों से, सबसे मोहब्बत करता है। यानी अपने दुश्मन से भी मोहब्बत करो, ठीक है। और अपने इखलाक के ज़रिए आप दूसरों को अपने यानी उनको जो है यानी लोगों को मोहब्बत के ज़रिए अपना बना लो। यानी जिस तरह वेडिंग गेस्ट था, किस तरह वो कह रहा था कि पागल इंसान मुझे छोड़ो, लेकिन बाद में उसके इखलाक की वजह से, उसके अच्छे मैसेज की वजह से वो उसको यानी उसका बिल्कुल उसका दोस्त बन गया। आगे देखते हैं थर्ड जो है लास्ट स्टेंजा, ही प्रेथ बेस्ट हु लव्ड बेस्ट ऑल things both great and small, for the dear God who loved us he made and loved all। ये भी बड़ा प्यारा सा स्टेंजा है। इसमें भी वही बात हो रही है कि अच्छी दुआ करो, और हु लव बेस्ट, और जो लोगों से अच्छे तरीके से पेश आता है, प्यार करता है। ऑल थिंग्स बोथ ग्रेट एंड स्मॉल, चाहे वो चीज़ें छोटी हों, चाहे वो चीज़ें बड़ी हों, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो छोटी सी कोई चूंटी क्यों ना हो, ठीक है। अगर आप उसकी भी ज़िंदगी की कदर करोगे, अगर यानी आपको पता है कि आपके नीचे आके कोई चूंटी मसलने लगी है, तो आप साइड पे होके तरीके से चलोगे। यानी खुदा तो देख रहा है ना, कोई आपको देख रहा नहीं देख रहा, खुदा तो देख रहा है। जिसने आपको बनाया उसने उस छोटी सी चूंटी को भी बनाया, ठीक है। तो वो कह रहा है आपको ये नहीं देखना कि कोई बड़ा है या कोई छोटा, आपको हर लिहाज से हर क्रिएचर की इज़्ज़त करनी है, प्यार करना है और उसका एहतराम करना है। तभी जो है रब भी आपसे मोहब्बत करेगा और लोग भी आपसे मोहब्बत करेंगे, जिसने उनको भी बनाया और आपको भी बनाया, ठीक है। सेकेंड लास्ट पैराग्राफ की तरफ आते हैं, स्टेंजा की तरफ आते हैं, सॉरी। द मैरिनर हुज आई इज़ ब्राइट हुज बियर्ड विद एज इज़ हर। अब वो कह रहा है मैरिनर जिसकी आंखें चमकदार थी और उसकी दाढ़ी में सफ़ेदी थी, यानी वो बूढ़ा इंसान था, इस गोन जा चुका है। एंड नाउ द वेडिंग गेस्ट, और अब वेडिंग गेस्ट टर्न फ्रॉम द ब्राइडग्रूम्स डोर, यानी अब वेडिंग गेस्ट जो है उसने इतना ज़्यादा, उसने मैरिनर की बातों ने उसको मुतासिर किया है कि वो अब जो है ना, उसका दिल भी नहीं चाह रहा कि वो जो है यानी जो मैरिज फीस्ट है उसको यानी उसको अटेंड करे या वहाँ जाए। वो उतना यानी उसका दिल उसके यानी दिल उसका इतना परेशान हो गया और उसका दिल इतना मज़हब की तरफ माइल हो गया और वो थोड़ा यानी उस टाइम सेंटी फील कर रहा है कि वो अंदर जाना ही नहीं चाहता, उसका दिल ही नहीं कर रहा अंदर जाने को, और वो वहीं से वापस मुड़ जाता है, ठीक है। आगे लास्ट अंजा में देखते हैं, ही वेंट लाइक वन दैट हैड बीन स्टन्ड। वो कह रहा है वो बिल्कुल ऐसे ही वापस आ गया, दंग रह गया बेचारा, एक जगह पे बस स्टिल रह गया। एंड इज़ ऑफ सेंस फॉलोन, और उस पर एक बेबसी की जो कैफियत है वो तारी हो गई। अ सैडर एंड अ वाइजर मैन ही रोज़ द मोरो मॉर्न। अब वो कह रहा है कि वो जो था ना, अब एक अक्लमंद आदमी बन चुका था, वो बेचारा गमगीन सा हो गया था, क्योंकि उसने भी इतनी अजीबोगरीब खौफज़दा कहानी सुनी थी, परेशान कि उसको मैरिनर को इतनी खौफनाक सज़ा भी मिल सकती है एक बर्ड को मारने की। और फिर जो है वो वहाँ से उठता है और वो चला जाता है। वो यानी अब वो एक जो बिल्कुल यानी थोड़ा सा शरारती इंसान, जिस तरह जाना और महफ़िलों में जाना, शादियों में और शरारतें वगैरह करना, और वो कह रहा है कि अब वो उस इंसान से जो कि बिल्कुल मैच्योर नहीं था, अब बड़ा मैच्योर बन गया। पहले वो बच्चों की तरह ज़िद करता है ना कि मैरिनर मुझे जाने दो शादी पे, क्यों तुमने मुझे रोक लिया, और अब वही इंसान
इंसान इतना समझदार हो गया और अक्लमंद हो गया कि वो वहाँ से लौट जाता है और एक यानी इमेच्योरिटी से निकल के एक मैच्योर पर्सन बन गया। ये यहाँ हमारा इख्तिताम हो जाता है जी द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर का। इट वाज क्वाइट लॉन्ग आई नो, बट अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव कवर्ड ऑल 7 पार्ट्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस कुबला खान थॉरोली। इंशाल्लाह एक ही वीडियो में कुबला खान को डिस्कस कर लेंगे क्योंकि वो इतनी लंबी नहीं है। मेरे ख्याल से एंशिएंट मैरिनर के बस एक पार्ट जितनी है वो, जितने हमने ये 7 पढ़े हैं, तो इंशाल्लाह हम लोग एक ही वीडियो में उसको डिस्कस कर लेंगे। उम्मीद है गाइस आप लोगों को द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर पूरी जितनी भी हमने पढ़ी है पसंद आई होगी और कुछ ना कुछ आप लोगों ने गेन किया होगा। तो कुछ भी अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वंस अगेन गाइस। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।